हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम बात करेंगे रेड सैंडल्स की। आईयूसीएन ने इसका रीअसेसमेंट किया है और उससे क्या निकल के सामने आया है ये मैं आपको बताऊंगी। रिसेंटली आप सबने मूवी पुष्पा जो है वो ज़रूर देखी होगी, काफ़ी फेमस भी हुई है और वहाँ पे रेड सैंडल्स की स्मगलिंग के बारे में दिखाया है, राइट। तो उसी रेड सैंडल्स की हम बात कर रहे हैं, चंदन की लाल लकड़ी जो होती है, रक्ता चंदन भी इसको हम बोलते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। सैंडलवुड तो आपको पता है चंदन की लकड़ी, तो रेड सैंडलवुड हो गई रेड लाल चंदन की लकड़ी या फिर रक्ता चंदन जिसको कहा जाता है रेड सैंडल्स। तो रिसेंटली फेमस न्यूज़ में तो भी थी बिकॉज पुष्पा मूवी में स्मगलिंग दिखा रखी है और जो मूवी में स्मगलिंग दिखाई है वो रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। ऐसा नहीं है कि स्टोरी पुट अप करने के लिए सब दिखाया गया है, काफ़ी हद तक इस तरह के रियल इंसिडेंट्स जो हैं वो होते हैं जिस पे मूवी बनाई गई है। खैर, रेड सैंडल्स स्मगलिंग इज डिफरेंट थिंग। आज हम इसके आईयूसीएन स्टेटस के बारे में बात करेंगे जो कि फिर से एंडेंजर्ड कैटेगरी में चला गया है आईयूसीएन की। आईयूसीएन क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये जो स्पीशीज है इसका साइंटिफिक नेम है टेरोकार्पस सैंटिलिनस। ओके, ये एक इंडियन एंडेमिक ट्री है। जब हम किसी चीज़ को एंडेमिक कहते हैं तो कहने का मतलब है ये एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक लोकेशन पे ही मिलता है, हर जगह नहीं मिलता। तो ये एंडेमिक ट्री स्पीशीज है। तो एंडेमिक किस ज्योग्राफिक लोकेशन पे है हमारे इंडिया में? ईस्टर्न घाट्स में। तो ये रिस्ट्रिक्टेड है ज्योग्राफिकल रेंज इसकी ईस्टर्न घाट्स में, जैसे जो हमारे स्पेशली जो सबसे ज़्यादा स्टेट्स हैं हमारी आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिलता है। लेकिन उसके बाद तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, थोड़ा आपका एक केरला कर्नाटका वाला रीजन हो गया, उड़ीसा वाला रीजन हो गया, वहाँ पे भी रेड सैंडल्स कुछ हद में पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे इसकी न्यूज़ आपको स्मगलिंग के केस में भी आंध्र प्रदेश के एरिया से मिलेगी। सो इट इज़ एंडेमिक ट्री। आप इसके बारे में प्रिंट मीडिया में भी पढ़ सकते हैं इसके आईयूसीएन स्टेटस के बारे में, क्योंकि फिर से इट हैज़ फॉलन बैक इनटू द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। ये जो स्पीशीज है आंध्र प्रदेश के डिफरेंट जंगलों में आपको मिलेगी। अब 2018 में क्या हुआ था, इसको आईयूसीएन में नियर थ्रेटेंड वाली कैटेगरी में डाल दिया गया था, नियर थ्रेटेंड में। लेकिन अब ये नियर थ्रेटेंड से फिर से एक बार 2021 में एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ गया। अब it was a moment of celebration when the species were lifted off from endangered category for the first time in 1997. 1997 में एक तरह से ये सेलिब्रेशन की बात थी कि इसको एंडेंजर से हटा दिया गया था, इस कैटेगरी से हटा। क्योंकि देखिए एंडेंजर्ड कैटेगरी में होना इज़ नॉट अ गुड थिंग। दैट मीन्स आपकी स्पीशीज़, पर्टिकुलर स्पीशीज़ कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकती है, उसकी पॉपुलेशन गिरती जा रही है, डिक्लाइन में है। सो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर हमारा कोई भी स्पीशीज़ चाहे प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो एंडेंजर्ड कैटेगरी से बाहर में आता है तो दैट इज अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन। अब जो आईयूसीएन का लेटेस्ट असेसमेंट है लास्ट 3 जनरेशन का स्पीशीज का, उन्होंने बोला है कि जो पॉपुलेशन डिक्लाइन कितना हुआ है 50 to 80% रेड सैंडल्स में हुआ है, इसलिए इसको एंडेंजर्ड कहा गया है। 80%, 50 से 80% इसका पॉपुलेशन कम हुआ है। अब इसका पॉपुलेशन कम क्यों होता है मैं आपको बताऊंगी। पहले आप रेड सैंडल्स के बारे में जान लीजिए। रेड सैंडल्स जो हैं रॉकी डिग्रेडेड फैलो लैंड्स जो होते हैं जहाँ पे रेड सॉइल पाई जाती है हॉट और ड्राई क्लाइमेट में, वहाँ ये ग्रो करते हैं। अब यूजुअली रेड सैंडलवुड किस लिए मशहूर है? अपने थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। इसमें सैंटिलिन होता है, इम्यूनिटी बूस्टर भी माना जाता है उसको, और काफ़ी चीज़ों के लिए उसको मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, मेडिसिन में इसको यूज़ किया जाता है। इससे फर्नीचर भी बनता है और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बहुत वैल्यू है। इंटरनेशनल मार्केट स्पेशली अगर आप चाइना और जापान की बात करेंगे वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर अराउंड 1 टन रेड सैंडलवुड आपके पास है तो 1 से 2 करोड़ के बीच में इसका प्राइस रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी इंटरनेशनल डिमांड होने की वजह से इसका इतना ज़्यादा प्राइस है। और ये अलग अलग चीज़ों में, कई लोग इसका फर्नीचर बनाना पसंद करते हैं और ऑब्वियसली थेरेपेटिक यूज़ तो है ही, कॉस्मेटिक्स में, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ में इसको यूज़ किया जाता है। तो इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसलिए इसकी स्मगलिंग भी होती है।
थ्रेट्स क्या है? देखिए, कब से मैं स्मगलिंग की बात कर रही हूँ, तो पहला नंबर का थ्रेट ही इसको ये है कि स्मगलिंग। दूसरा, फॉरेस्ट फायर्स में बहुत बर्बाद होता है, कैटल ग्रेजिंग में, और बाकी ह्यूमन ज्यादा फैक्टर्स। अब इस वजह से क्या किया गवर्नमेंट ने रेड सैंडल्स को ना काटना, क्योंकि अब कहा जाता है, देखिए हम किन पेड़ों को काटते हैं फर्नीचर के लिए या किसी भी चीज के लिए, जो पेड़ पूरी तरीके से मैच्योर हो गए हों। अब देखिए इनका पॉपुलेशन इतना कम हो गया है इस इलिसिट स्मगलिंग की वजह से कि अब सिर्फ अराउंड 5 से 7% ही जो मैच्योर आपके ये ट्रीज हैं वो बचे हैं। तो अब गवर्नमेंट को बचाने के लिए क्या करती है, बैन लगा देती है। बैन हम कभी भी जब भी जिस चीज को करते हैं किसी भी स्टेट में, अगर हमने सपोज इन पेड़ों को काटना बैन कर दिया, या आपने देखो बिहार में या हमारी जहाँ ड्राई स्टेट्स हैं हमने अल्कोहल को बैन कर दिया, तो बैन करने से एक चीज बहुत खतरनाक होती है, आपकी स्मगलिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। बैन करने से कभी चीज, मुझे ऐसा लगता है हमें कभी किसी चीज का बहुत अच्छा समाधान नहीं मिलता, लोग दूसरे रास्ते निकालने लगते हैं, स्मगलिंग के रास्ते निकालने लगते हैं। एनीवे विल कम टू इट, बट ये इसको थ्रेट्स हैं। मुंबई में देखिए इस तरह की न्यूज आती रहती है, रेड सैंडल्स वर्थ ₹15 करोड़ सीज्ड फ्रॉम कंटेनर एट न्हावा। देखिए और इसकी स्मगलिंग हर तरीके से होती है, चाहे ट्रांसपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ, ट्रेन के थ्रू, गाड़ियों के थ्रू, एयर के थ्रू, तो फिर पकड़े जाते हैं लोग। स्मगलिंग के रूट्स देखिए, यहाँ से चेन्नई से मलेशिया, सिंगापुर, जापान, चाइना, नेपाल, मुंबई से यूएई, ये रूट्स हैं जहाँ से इसकी बहुत ज़्यादा स्मगलिंग इन देशों में की जाती है। चाहे रोड, अगर जैसे नेपाल जाना है बाय रोड होगा, मलेशिया, सिंगापुर, चेन्नई एयरपोर्ट से जाएगा, यूएई अगर लेके जाना है मुंबई एयरपोर्ट से जाएगा, जापान, चाइना जाना है तो मणिपुर या मिजोरम के रास्ते से जाएगा। तो दिस इज हाउ इसका स्मगलिंग टेक्स प्लेस। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है इसका इलिसिट फेलिंग, इसको जो लोग इलीगली काट रहे हैं उसको रोकने के लिए, तो देखिए हमारे रिमोट सेंसिंग या जोग्राफिकल GIS सिस्टम्स जो हैं, हमारे जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, उनको हम यूज़ कर सकते हैं रेड सैंडल्स को समझने के लिए कि कैसे इनका कंजर्वेशन करना है, ट्री इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, लीगल कॉमर्स इनका अगर हो जाए तो बहुत बेहतर है, बैन से तो अच्छा है लीगल कॉमर्स। तो इसको मैप किया जा रहा है कि रेड सैंडल्स के हैबिटेट्स कौन कौन सी जगह पे एक्चुअली पाए जाते हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जो हमारे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है इसको पेट्रोलिंग में, क्योंकि जो टेरेंस हैं हमारे ईस्टर्न घाट के वो थोड़े टफ टेरेंस माने जाते हैं। इसलिए वी डिपेंड मोर ऑन द रिमोट सेंसिंग डेटा, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटा, सैटेलाइट डेटा, उसके थ्रू हम कंजर्वेशन प्लान्स जो हैं फ्यूचर के लिए ड्रॉ करते हैं सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के लिए। अब रेड सैंडल्स को अपेंडिक्स 2 जो है हमारा CITES साइट्स, इसमें रखा गया है। जब कोई चीज़ CITES के अंदर आ जाती है तो उसका इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बैन हो जाता है। तो जो हार्वेस्ट है इस ट्री का उसको हम स्टेट्स में ही रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, बट इलीगल ट्रेड जो है अभी भी प्रैक्टिस में है। अब देखिए अगर किसी चीज़ को इंटरनेशनली बैन कर दिया तो स्मगलिंग आपकी और तेज़ हो जाएगी, उस चीज़ के प्राइसेस और इंक्रीज हो जाएंगे, राइट। तो अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें कि इस चीज़ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, पहले तो हम इस पेड़ को कल्टीवेट करना देखें कि किन एरियाज़ में हम इसको कल्टीवेट कर सकते हैं। एकदम से तो पेड़ बड़ा नहीं हो जाएगा, बट आफ्टर सम ईयर्स हमारे पास इसका अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है। और फिर रेगुलेट कर दें, इसकी ट्रेड को रेगुलेट करेंगे तो जो स्मगलिंग है वो अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि स्मगलर्स के सामने एक कंपटीशन आ जाएगा। कंपटीशन क्या आ जाएगा, ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, लीगल कॉमर्स का, है ना। अगर लीगली कोई चीज़ बिकने शुरू हो जाए इंटरनेशनली भी, तो स्मगलर्स को प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से बैन करने से अच्छा है कि हम इसको रेगुलेट करें, इसको कल्टीवेट करें, कि आने वाले कुछ सालों में हम एक तो इस स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट होने से बचा पाएँ और इसकी स्मगलिंग को भी रोक पाएँ, तभी हम इस रेड सैंडल्स को बचा पाएंगे। सैंडल वर्सेस सैंडल्स, रेड सैंडल्स की बात की जा रही है। इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू मैंने आपको बता दिया अलग अलग जगह पे। वुड कॉस्ट बिटवीन 1500 to 2000 a kg। इलीगल है इसको पोजेस करना। सैंडलवुड हो गया चंदन की नॉर्मल लकड़ी जो आप लोग पूजा में एरोमेटिक होती है, उसकी भी कॉस्मेटिक वैल्यू होती है, राइट। IUCN रेड लिस्ट जो है
मेंटेन करता है, ये आपको पता है, फ्लोरा और फाउना दोनों स्पीशीज़ के लिए, और उसको कंजर्वेशन स्टेटस हम देते हैं। तो मैंने आपको बताया इसको अब एंडेंजर्ड कैटेगरी में है ना, थ्रेटेंड स्पीशीज़ को इसमें ऐड किया जाता है। बाकी हमारी कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं? लीस्ट कंसर्न, एक्सटिंक्ट, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड और वल्नरेबल। तो अभी फ़िलहाल रेड सैंडर्स जो है वो इस कैटेगरी में है। तो मैंने आपको वे फॉरवर्ड भी बताया कि यूजुअली कि अगर गवर्नमेंट हम रेगुलेट करना चाहेंगे इसकी इंटरनेशनल ट्रेड को, वो लेकिन वो किसके बाद होगा? जब इसकी कल्टीवेशन हम एक अच्छे लेवल पे इसका मैनेजमेंट शुरू करेंगे। इसके साथ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताती हूँ। सैंडलवुड स्पाइक डिजीज़ भी होती है, एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो फाइटोप्लाज्मा होता है उसकी वजह से। फाइटोप्लाज्मा बेसिकली बैक्टीरियल पैरासाइट्स हैं, प्लांट टिश्यूज़ पे ये पैरासाइट्स फीड करते हैं, और ये इंसेक्ट के वेक्टर्स, इंसेक्ट्स की वजह से ह्यूमंस में इन्फेक्शन हो सकती है। प्लांट टू प्लांट ट्रांसमिशन भी इसकी रहती है। इसका कोई भी, इस इन्फेक्शन का कोई क्योर नहीं है, और देयर इज़ नो ऑप्शन बट टू कट डाउन एंड रिमूव द इन्फेक्टेड ट्री। सॉरी, यहाँ पे हम प्लांट टू प्लांट ट्रांसमिशन की बात करें सैंडलवुड स्पाइक डिजीज़ से, कि अगर किसी पेड़ को ये इन्फेक्शन हो जाती है तो इसको रोकने के लिए हमें उस पेड़ को काटना ही पड़ता है। तो ये डिजीज़ पहली बार कोडागु कर्नाटका में 1899 में रिपोर्ट की गई थी, और इस डिजीज़ के चलते मिलियंस ऑफ सैंडलवुड ट्रीज़ जो हैं उनको मैसूर और उस रीजन के बीच में 1903 और 1916 के बीच हमको रिमूव करना पड़ा था। तो ये डिजीज़ इज़ इन प्लांट्स, ओके, सो डोंट कंफ्यूज। प्लांट टू प्लांट ट्रांसमिशन की हम बात कर रहे हैं नॉर्मली। अब ईस्टर्न घाट्स की बात की, बिकॉज रेड सैंडर्स आपके एंडेमिक है ईस्टर्न घाट्स में। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो इंडिया के हैं वहाँ पे आपके ईस्टर्न घाट्स पाए जाते हैं, और वेस्टर्न घाट्स की तरह ये वेस्टर्न घाट्स यू नो दे आर कॉन्टिन्यूस रेंज, लेकिन ईस्टर्न घाट आपकी डिसकॉन्टिन्यूस है, क्योंकि बीच में बहुत सारे रिवर्स जाते हैं जो बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं जाके। और बाकी अब ये देख सकते हैं दिस इज़ अ कॉन्टिन्यूस रेंज आपको नज़र आ रही है। सो दिस इज़ हाउ ईस्टर्न घाट्स आर देयर। ईस्टर्न घाट्स एलिवेशन में भी वेस्टर्न घाट से लोअर है। तो चलिए, यही था हमारा डिस्कशन रेड सैंडर्स पे। ये क्या क्या यूज़ में आते हैं, स्मगलिंग क्यों हो रही है, क्या इसमें बैन लगा रखा है, या वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो वो हमने डिस्कस किया। मेन न्यूज़ यही थी कि इसको फिर से एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया गया है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर नॉट इन द IUCN क्लासिफिकेशन थ्रेटेंड स्पीशीज? तो बताइए कौन सी कैटेगरी नहीं है? दिस इज एंडेंजर्ड, स्पेलिंग देख लीजिए। हार्मफुल, एक्सटिंक्ट, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड। आई थिंक इट्स वेरी इजी फॉर यू टू आंसर। कमेंट सेक्शन में बताइए, ये टेलीग्राम में। बाकी कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल। थैंक यू सो मच।